गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास रसायन विज्ञान के उस नियम की है जिसे पूरी दुनिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम के नाम से जानती है। आज मैं आपको बता दूं कि यह क्लास सिर्फ विज्ञान के सिद्धांतों की क्लास नहीं है, यह पराकाष्ठा है उस अथक परिश्रम की जिसे मैं विज्ञान की तपस्या कहना चाहूंगी। यह एक ऐसी खोज है जिसके पीछे एक वैज्ञानिक युगल का बलिदान, अटूट प्रेम और समर्पण छिपा है। आज हम जानेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति की आग के बीच में एक वैज्ञानिक ने इस नियम को जन्म दिया था और उनकी मृत्यु के उपरांत कैसे उनकी जीवन संगिनी ने पूरी शक्ति लगा दी थी ताकि यह नियम पूरी दुनिया के सामने अमर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी वैज्ञानिक युगल एंटोनी लेवोजियर और मैरी एनी की विज्ञान के प्रति प्रेम और समर्पण की अद्भुत दास्तान। लेवोजियर से पहले के जितने भी वैज्ञानिक थे वो अंदाजों पर काम करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक जलने वाली वस्तु में एक फ्लोजिस्टिन नाम का तत्व होता है जो वस्तु के जलने पर गायब हो जाता है, यानी भाग जाता है। जैसे वो जब लकड़ी और कोयले को जलता हुआ देखते तो जलने के बाद में राख बचती है। चूंकि राख हल्की होती है तो उन्हें ऐसा लगता कि इसमें एक फ्लोजिस्टिन नाम का भूतिया तत्व था जो वस्तु के जलने पर यानी लकड़ी या कोयले के जलने पर गायब हो गया है। क्योंकि वो ये प्रयोग अधातुओं पर कर रहे थे और वो प्रयोग खुले में कर रहे थे और खुले में प्रयोग करने के कारण धुआं और गैसें इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती हैं और राख बचती है। तो राख हल्की होती है और जो गैसें और धुआं उड़ गए हैं उनका वजन नहीं मापा जा सकता था। जैसे कोयला प्लस वायु, उनको नहीं पता था कि ये जो कोयला है या फिर जिससे भी वो क्रिया करा रहे हैं, जिसको भी जला रहे हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है या फिर ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। क्योंकि वो प्रयोग खुले में कर रहे थे इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वायु लिखेंगे, और वायु में ऑक्सीजन होती है तो क्रिया तो ये ऑक्सीजन से ही करेगी। ठीक है, तो क्या बनता था, गैसें बनती थी जो उनको नहीं पता था। CO2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती थी। प्लस राख, तो कि कोयले में अशुद्धियां होती हैं तो वो राख के रूप में प्राप्त होती थी। ओके, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज हो गई और यहाँ पर क्या बची, राख। राख हल्की होती है इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि इसमें एक फ्लोजिस्टिन नाम का भूतिया तत्व था जो वस्तु के जलने पर यानी कोयले के जलने पर कैसी हो गई है, मतलब कैसा हो गया है, वो उड़ गया है। कोयले के जलने पर वो गायब हो गया है। परंतु वैज्ञानिकों को समस्या तब आती थी जब वो ये प्रयोग किस पर करते थे, धातुओं पर। जैसे जब वो मैग्नीशियम जैसी धातुओं को जलाते तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि धातु है मैग्नीशियम, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं, धातु ऑक्साइड, और उनका वजन बढ़ जाता है। क्योंकि उनका वजन बढ़ जाता तो यहाँ पर उनकी जो फ्लोजिस्टिन वाली थ्योरी थी वो काम नहीं करती थी और उनका दिमाग चकराने लगता था और वो अजीबोगरीब तर्क देने लगते थे। मैग्नीशियम किससे क्रिया करती, फिर वही लिखेंगे, वायु। ओके, वायु, वायु में ऑक्सीजन होती है इसीलिए क्या बनेगा, वे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो कि यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो द्रव्यमान है, जो वजन है, वो मैग्नीशियम से अधिक होता है। इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता था कि इसका द्रव्यमान, इसका वजन आखिर कैसे बढ़े। तभी 18वीं शताब्दी के अंत में एंट्री होती है एंटोनी लेवोजियर की। जैसे ही एंटोनी लेवोजियर इन प्रयोगों को देखते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है और वो कहते हैं कि
ये जितनी भी प्रयोगों में गड़बड़ी हो रही है, ये गड़बड़ी प्रयोग खुले में करने के कारण हो रही है, क्योंकि इनका मेजरमेंट करना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप जब प्रयोग खुले में करते हैं तो राख बचती है और जो धुआं और गैसें हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जिनका मापन करना असंभव है। और उन्होंने कहा अगर ये प्रयोग बंद पात्र में किए जाएं, सील पात्र में किए जाएं, तो द्रव्यमान ना तो रत्ती भर अधिक होगा और ना ही रत्ती भर कम होगा। जब बंद पात्र में ये प्रयोग किया जाएगा तो जो धुआं और गैसें हैं उनका भी मापन संभव हो सकेगा। उन्होंने अपने इस तर्क को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। तो चलिए देखते हैं उस प्रयोग को जो एंटोनी लेवोजियर ने किया था। उन्होंने एक कांच का पात्र लिया जिसे रिटॉर्ट कहते हैं। जैसे ये क्या है, हंस की गर्दन के आकार का क्या है, रिटॉर्ट है। इसमें उन्होंने Hg यानी पारा धातु को डाला। पारा धातु डालने के बाद में उन्होंने इसको सील कर दिया। सील ऐसे नहीं किया था कि उसकी नेक को यहाँ से बंद कर दिया हो, ऐसे नहीं किया था। एक फ्लास्क लिया और फ्लास्क में Hg यानी पारा डाला और पारा डालने के बाद में इसको बेल जार से ढक दिया। Hg उन्होंने इसीलिए डाला था कि ये जो पारा है यहाँ पर ये एयर को अवरुद्ध करता है, ना तो ये इन्वायरमेंट में से रिटॉर्ट के अंदर एयर आने देगा और ना ही रिटॉर्ट के अंदर से इन्वायरमेंट में एयर जाने देगा। ओके, जब उन्होंने इस रिटॉर्ट को सील कर दिया, तब उन्होंने इस पूरे सिस्टम का वेट किया यानी वजन तोला। वजन तोलने के बाद में उन्होंने 12 दिन के लिए एक भट्टी पर इसको रख दिया और उस भट्टी का टेम्परेचर 300 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा। अब बात ये आती है कि उनको कैसे पता कि टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है या फिर 350 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस समय आज के जैसे डिजिटल थर्मामीटर नहीं थे। एंटोनी लेवोजियर के समय में बेशक आज के जैसे डिजिटल थर्मामीटर नहीं थे, लेकिन पारे के उन्नत किस्म के थर्मामीटर उनके पास मौजूद थे। जैसे डैनियल ग्रेवियल फॉरेनहाइट ने सन 1714 ईस्वी में पारे के थर्मामीटर का आविष्कार कर दिया था। तो उस समय एंटोनी लेवोजियर जब ये प्रयोग कर रहे थे तो उनके पास में उन्नत किस्म के पारे के थर्मामीटर मौजूद थे। क्योंकि पारे का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए उस पारे के थर्मामीटर से 300 डिग्री से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान मापना संभव था। उन्होंने थर्मामीटर को रिटॉर्ट की नेक में एक लूटिंग नामक पदार्थ से व्यवस्थित किया था। लूटिंग एक फेविकॉल जैसा ही एक पदार्थ होता है जो 350 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता था। तो कहाँ पर उन्होंने व्यवस्थित किया था? उन्होंने थर्मामीटर को रिटॉर्ट की नेक में व्यवस्थित किया था। अब बात आती है कि एंटोनी लेवोजियर ने मिनिमम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखा था, उससे कम मिनिमम टेम्परेचर क्यों नहीं रखा था। तो जब एंटोनी लेवोजियर 300 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो Hg के परमाणु हैं उनकी न्यूनतम ऊर्जा बहुत कम है, यानी वो ऑक्सीजन के परमाणुओं से टकरा तो रहे हैं परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। जैसे कोई मरकरी ऑक्साइड का पाउडर उनको नजर नहीं आ रहा था। तो जो क्रिया हो रही थी, जो रिएक्शन हो रही थी, वो कैसी हो रही थी? नाम मात्र की हो रही थी। पॉलीजन थ्योरी के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केवल टक्कर ही आवश्यक नहीं है, और जो टकराव है वो कैसा होना चाहिए? वो प्रभावी होना चाहिए, वो काफी इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि Hg के परमाणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो गतिज ऊर्जा थी, वो काफी कम थी, इसीलिए रासायनिक बॉन्ड नहीं बन पा रहे थे। जब रासायनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे
तो मरकरी ऑक्साइड का पाउडर कैसे बनेगा। तो जब एंटोनी लेवोजियर ने टेम्परेचर को 300 डिग्री पर व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि जो क्रिया थी वो कैसी हो गई थी, वो इफेक्टिव हो गई थी, वो प्रभावी हो गई थी, यानी रासायनिक बॉन्ड बनने लगे थे। जब रासायनिक बॉन्ड बनने लगे थे तो मरकरी ऑक्साइड का पाउडर उनको नजर आने लगा था। इसीलिए एंटोनी लेवोजियर ने जो मिनिमम टेम्परेचर था वो 300 डिग्री पर लॉक कर दिया। अब ये जान लेते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर को 350 डिग्री पर व्यवस्थित क्यों किया था। जैसे ही एंटोनी लेवोजियर ने टेम्परेचर को 350 डिग्री पर व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि जो Hg के परमाणु हैं वो रिटॉर्ट के अंदर, माना कि ये यहां से लेकर के रिटॉर्ट की नली के अंदर तक, यहां तक वो क्रिया तो कर रहे हैं, यानी रिटॉर्ट की नली के अंदर रहकर ही ऑक्सीजन से टकरा रहे हैं, वहीं पर वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, वो पलायन नहीं कर रहे, यानी वो यहां से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए टेम्परेचर को 350 डिग्री पर रखा। और जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर को 350 डिग्री से अबव किया, यानी ज्यादा किया, जब पारे का टेम्परेचर अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 357 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने लगा तो उन्होंने देखा कि जो Hg के परमाणु हैं, बहुत से परमाणु ऑक्सीजन से बिना क्रिया किए ही रिटॉर्ट की नली से पलायन करने लगे थे। इसीलिए इस अनियंत्रित क्रियाशीलता के कारण ही उन्होंने टेम्परेचर को 350 डिग्री सेल्सियस पर ही लॉक कर दिया था, क्योंकि उन्हें परिणाम सही नहीं मिलते, क्योंकि जब क्रिया ही कंप्लीट नहीं होती तो फिर परिणाम कहाँ से, रिजल्ट कहाँ से उनको ठीक ठाक मिलता। ओके, 12 दिन पूरे होने के बाद में जब एंटोनी लेवोजियर ने इस रिटॉर्ट को, यानी इस पूरे सिस्टम को भट्टी से उतारा तो उन्होंने सबसे पहले इसका वेट किया, यानी इसके वजन को तोला। तो जब उन्होंने इस वजन को तोला तो उतना ही वजन था इसका जितना प्रयोग करने से पहले था। ओके, तो वजन में कोई कमी नहीं हुई थी, वजन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो उन्हें समझ में आ गया था कि जो भी कुछ हुआ है वो अंदर के जो तत्व हैं उन्हीं के परमाणुओं के बीच में हुआ है। जब एंटोनी लेवोजियर ने इस रिटॉर्ट को सावधानी पूर्वक खोला तो उन्हें एक हिसिंग साउंड सुनाई दी। आखिर ये हिसिंग साउंड किसकी थी? इस पात्र में, इस रिटॉर्ट में एयर थी। क्या थी इसमें? एयर थी। और इस एयर ने जो पारा है इसमें Hg, इससे क्रिया कर ली थी और HgO यानी मरकरी ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया था। तो यहाँ पर जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर आकर के जुड़ गई थी? वो मरकरी के साथ आकर के जुड़ गई थी। जब यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो गया था और इन्होंने इस रिटॉर्ट को ओपन किया, इस वॉल्यूम को पूरा करने के लिए ही बाहर से एयर घर्षण करती हुई इस रिटॉर्ट की नली में प्रवेश करी। ये हिसिंग साउंड उसी की थी। ओके, लेवोजियर ने एयर का वह भाग जिसने पारे से क्रिया कर ली थी उसे ऑक्सीजन का नाम दिया था। लेवोजियर ने सावधानी पूर्वक इस रिटॉर्ट के अंदर से मरकरी ऑक्साइड का जो पाउडर था उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इसका वेट किया। जब उन्होंने वेट किया तो उन्होंने पाया कि इसका वजन पहले से बढ़ गया है, क्योंकि Hg ने किससे क्रिया कर ली थी? ऑक्सीजन से। Hg प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया था? मरकरी ऑक्साइड यानी HgO। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई इसीलिए इसका वेट बढ़ गया था। एंटोनी लेवोजियर ने उस मरकरी ऑक्साइड के लाल पाउडर को एक दूसरे रिटॉर्ट में या फिर किसी परख नली में उसको डाला और डाल करके उसको सील कर दिया, यानी उस पात्र को भी बंद कर दिया। और जब उन्होंने उस पात्र को बंद किया तो उन्होंने उस पात्र का जो तापमान था वो 450 डिग्री से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा। लगभग कितना था? 450 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस। जब उन्होंने इतना टेम्परेचर किया तो जो मरकरी ऑक्साइड का लाल पाउडर था
वो पुनः किस में बदल गया था? मरकरी और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया था। मरकरी ऑक्साइड जब एंटोनी लेवोजियर ने इस Hg का वजन तोला तो उन्होंने पाया कि ये जो Hg की मात्रा है ये कितनी थी, जितना उन्होंने प्रयोग के वक्त इस रिटॉर्ट के अंदर जो पारा लिया था ये उतना ही था। एंटोनी लेवोजियर ने इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि किसी बंद निकाय में रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद या उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि एंटोनी लेवोजियर ने जो मरकरी पर जो पारे पर ये प्रयोग किया था ये सन 1774 ईस्वी में ही सफल हो गया था, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो उन्होंने प्रतिपादित किया था ये सन 1789 ईस्वी में उन्होंने प्रतिपादित किया था। तो उन्होंने इतने वर्षों का समय इस नियम को प्रतिपादित करने में क्यों लगाया? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंटोनी लेवोजियर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे कि ये नियम केवल मरकरी पर ही लागू होता है या फिर ब्रह्मांड के प्रत्येक कण पर लागू होता है। जब उन्होंने इस प्रयोग को सफल कर लिया तो उन्होंने एक साथ शोर नहीं मचाया और उन्होंने कई वर्षों तक लगातार अलग अलग धातुओं पर और अधातुओं पर विभिन्न प्रयोग किए। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तब उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि द्रव्यमान को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और सन 1789 ईस्वी में उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया। जब 1789 ईस्वी में उनकी पुस्तक छपी तो उसमें कोई भी फ्लोजिस्टिन नाम का भूतिया तत्व नहीं था और विज्ञान की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एंटोनी लेवोजियर केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो फ्रांस की सरकार, उस समय लुई 16वां शासन कर रहे थे और उनकी सरकार में वो टैक्स फॉर्मर के पद पर कार्यरत थे। तो प्रश्न ये है कि जब वो सरकारी कामकाज से पूरे दिन बाहर रहते थे तो फिर उनके लगातार चलने वाले इन प्रयोगों में उनकी सहायता कौन कर रहा था? उनके इन प्रयोगों में सहायता करने के लिए उनकी जीवन संगिनी मौजूद थी, मैरी एनी। जब एंटोनी लेवोजियर सरकारी कामकाज से बाहर होते थे तो उनकी पत्नी मैरी एनी उनके प्रयोगों की निगरानी करती थी और जो भी उनके प्रयोग में बदलाव हो रहे होते थे उनको अपनी डायरी में वो नोट कर लिया करती थी। जब एंटोनी लेवोजियर सरकारी कामकाज को खत्म करके घर वापस आते थे तो वो अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में चले जाते थे। तो प्रयोगशाला में रात्रि के समय भी जो मैरी एनी थी वो अपने पति की हेल्प किया करती थी। इतना ही नहीं, मैरी एनी ने एंटोनी लेवोजियर के लिए अंग्रेजी और लैटिन भाषा भी सीखी थी ताकि वो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की पुस्तकों का अनुवाद फ्रेंच में कर सकें, क्योंकि एंटोनी लेवोजियर को फ्रेंच भाषा ही आती थी। मैरी एनी ने लेवोजियर की पुस्तक एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन केमिस्ट्री के लिए 13 तांबे की प्लेटों पर नक्काशी की थी। लेवोजियर के जिन प्रयोगों को आज हम और आप पढ़ पा रहे हैं उनके चित्रों को मैरी एनी ने ही बनाया था। एंटोनी लेवोजियर को विज्ञान से इतना प्रेम था कि उस जमाने में एंटोनी लेवोजियर ने अपनी प्रयोगशाला के लिए, अपने विज्ञान के प्रयोगों के लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। सन 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों का गुस्सा इतना अधिक था, इतना ज्यादा था कि उन्होंने पुराने सिस्टम से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को दुश्मन समझ लिया था और एंटोनी लेवोजियर उनके लिए एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो केवल एक राजा के एक अमीर व्यक्ति थे जिसके पास बहुत अधिक पैसा था। तो वो ये सोचते थे कि ये सारा का सारा पैसा ये सरकारी पैसा है। एंटोनी लेवोजियर ने जो क्रांतिकारी परिषद की जो नई सरकार बनी उसके साथ भी मिलकर के काम किया था, लेकिन सन 1793 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने
पुरानी टैक्स वसूलने वाली कंपनी के सभी सदस्यों को यानी 28 सदस्यों को जेल में डालने का आदेश दिया था और उनमें एंटोनी लेवोजियर और मैरी एनी के पिता भी शामिल थे। नवंबर 1793 ईस्वी में एंटोनी लेवोजियर को गिरफ्तार कर लिया था। मैरी एनी ने उनको छुड़वाने के लिए, उनको रिहा करने के लिए अथक प्रयास किए, परंतु उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। 5-6 महीने जेल में रहने के बाद केवल उन पर एक दिन ही मुकदमा चला था और सुबह को मुकदमा चला और शाम को उनको फांसी दे दी गई थी। फांसी दे दी गई थी मतलब उनको एक मशीन थी गिलोटिन, गिलोटिन पर उनको चढ़ा दिया था। गिलोटिन एक ऐसी मशीन थी जो एक ही क्षण में सिर को धड़ से अलग कर देती है और 28 सदस्यों को एक ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। मैरी एनी से उनके पति को मिलने का अवसर नहीं मिला था। केवल एंटोनी लेवोजियर ने उनके नाम एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि जो काम मेरा अधूरा रह गया है उसे आप पूरा करना। और मैरी एनी ने उनके इस काम को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास किए थे। एंटोनी लेवोजियर की मृत्यु के बाद मैरी एनी को भी जेल में डाल दिया था और उनकी सारी संपत्ति, लैब और उनके प्रयोगों के जितने भी कागज थे सबको क्रांतिकारी परिषद की सरकार ने जब्त कर लिया था और जो उनके प्रयोगों के जो पन्ने थे, जो पेज थे, उनको क्रांतिकारी परिषद की सरकार ने बेकार समझ करके, कचरा समझ करके ऐसे ही फ्रांस की गलियों में फेंक दिया था। 8 मई सन 1794 ईस्वी को एंटोनी लेवोजियर को गिलोटिन पर चढ़ाया था। ठीक उसके 82 दिन बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की मृत्यु के बाद में फ्रांस में नरमपंथियों की सरकार बनी और उस सरकार ने जेलों का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि मैरी एनी जैसी एक विदुषी महिला को सिर्फ उनके पति के काम की वजह से जेल में रखा गया है। इसी कारण नरमपंथियों की सरकार ने मैरी एनी को जेल से रिहा कर दिया था और कुछ समय पश्चात मैरी एनी से नरमपंथियों की उस सरकार ने माफी मांगी और कहा कि आपके पति निर्दोष थे और उस सरकार ने मैरी एनी को उनकी संपत्ति को वापस देने के लिए कहा, परंतु मैरी एनी ने अपनी संपत्ति को वापस लेने से मना कर दिया था। केवल मैरी एनी ने कुछ पुस्तकें और लैब के कुछ उपकरणों को ही वापस लिया था। जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले मैरी एनी ने फ्रांस की उन गंदी गलियों से अपने पति के प्रयोगों के पन्नों को उन कचरे के ढेरों से ढूंढ निकाला था और उन प्रयोगों को अंग्रेजी और लैटिन भाषा में अनुवादित करके पूरी दुनिया में प्रसारित किया था। आज हम मैरी एनी की बदौलत ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ पा रहे हैं। अगर मैरी एनी न होती तो ये नियम, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये भी हमारे सामने नहीं होता। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन मैरी एनी का भी रसायन विज्ञान में काफी योगदान है। इसी नाते मैरी एनी को आधुनिक रसायन विज्ञान की जननी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।